हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी पी वाई क्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। तो इस चैनल पर हम देख रहे थे अपने ज्योग्राफी के पी वाई क्यू, जो भी ज्योग्राफी से संबंधित चाहे कोई पेपर हो, आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, सेट हो, जेआरएफ हो, किसी भी स्टेट का पेपर हो, वो सभी पेपर आपको इस पर सॉल्व कराए जाएंगे। कल हमने इस पर टीजीटी 2021 का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व किया था। आज हम इसको 2017 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सेशन। इसे सेशन शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर से जा करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको कोर्सेज एंड बैचेज मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है, क्या पवन की ओर पीठ करके खड़ा हुआ है, तो दाब उनके दाएं ओर तथा अपेक्षा बाएं हाथ में निम्न होता है। क्या होता है? बाएं हाथ पर उनका दाब निम्न होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में यह दाब उनके दाएं हाथ पर निम्न होता है। यह नियम किसका कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका बायज बेलेट का नियम कहलाता है। अगर इसका विपरीत होता तो ये क्या होता आपका? यह आपका कोरियोलिस बल कहलाता। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। नीदरलैंड निवासी बायज बेलेट नामक वैज्ञानिक ने इस वर्ष के 1857 में वायुदाब सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सदा दिशा बदलने वाली पवनों के विषय में किया। उसके अनुसार जिस दिशा में हवा चल रही है, यदि उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कैसा होगा आपका? न्यून दाब बाई, जो वायुदाब बाईं ओर लगेगा बाएं हाथ पर, और जो दक्षिणी गोलार्ध में न्यून दाब लगेगा वो दाएं हाथ पर लगेगा, यानी कि दाहिनी हाथ पर लगेगा आपका, उल्टे हाथ पर लग जाएगा। तो फेरल का नियम देख लेते हैं, उसमें क्या दिया था। फेरल के अनुसार जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है उस दिशा में अगर मुंह करके खड़ा है इंसान, यानी कि जिस दिशा में आप पवन चल रही है, यहाँ पे चल रही है, इधर ही इंसान मुंह करके खड़ा हुआ है, उस तरफ क्या है, खड़े हो जाने से जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होंगी? बाहिनी ओर मिल जाएंगी। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में वो आपकी राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड पर रहेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी राइट हैंड पर रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हीलियोसेंट्रिक दिया था आपका कोपरनिकस ने दिया था। इसको देख लेते हैं। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो कि सूर्य केंद्र स्थल इसको बोला जाता है, इसको कोपरनिकस के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। एन कोपरनिकस ने वर्ष कब किया था? इसको 1543 में बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में बताया था, पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है। ये बोला था, किसने बोला था? ये कोपरनिकस ने बोला था। अन्य दिया है इसके बारे में, टोलमी के बारे में बताया गया है। टोलमी कहाँ के थे? या मिस्र या फिर अलेक्जेंड्रिया के निवासी थे। टोलमी की कुछ पुस्तकों के बारे में दिया गया, उनको देख लेते हैं। अल्मागेस्ट, ये टोलमी की बुक है। ज्योग्राफी सिंटैक्सिस, भूगोल की रूपरेखा। एनालेमा द ज्योग्राफी, ये बुक है किनकी? टोलमी की, जो कि अक्सर करके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इन्हें आप देख लेंगे। किसे आर्कटिक व्रत कहा गया है? तो आर्कटिक व्रत कहा गया है आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहा गया है। कितना? 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोला गया है आपका आर्कटिक व्रत। एक मिनट, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। 66.5 डिग्री को आर्कटिक व्रत कहा गया है। आर्कटिक व्रत कहाँ पे? कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित ग्रेट बियर झील के पास से ये गुजरता है। जो ग्रेट बियर झील के तट पर पोर्ट रेडियम अवस्थित है। क्या है? पोर्ट रेडियम अवस्थित है। कहाँ पे? ये आपका ग्रेट बियर झील के तट पर अवस्थित है, जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पोर्ट रेडियम, ये आपका प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो रेखा सामान्यतः है वो किसका अनुसरण करती है? तो वो करती है आपका 180 देशांतर का अनुसरण करती है। जो कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रशांत महासागर से गुजरती है। जैसे देख लेते हैं, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि है वो है आपकी सामान्यतः 180 देशांतर है। कितना है? 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। यदि कोई व्यक्ति इस जो रेखा है उसे पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो एक दिन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर पश्चिम से पूरब की ओर चलता है, इस साइड से इस साइड चलता है, तो एक दिन कम हो जाता है। तो और जब वो पूरब से पश्चिम चलेगा, पश्चिम से पूरब चलेगा तो एक दिन कम हो जाएगा। और जब वो पूरब से पश्चिम चलेगा, यानी कि इधर से इधर चलेगा, 180 पूरा पार कर लेगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जो बाह्य ग्रह है? बाह्य ग्रह सूर्य के जो ग्रह हैं उनमें दो तरह के ग्रह हैं। एक तरह है आपके
आंतरिक ग्रह, दूसरे हैं आपके बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह कौन सा है उसमें पूछा गया है, तो शुक्र, मंगल, पृथ्वी ये आपके हो जाएंगे आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, वो है आपके बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये आपके दिए गए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपके आंतरिक ग्रह हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये आपके कैसे हैं, बाह्य ग्रह हैं। तो इसमें यूरेनस जो हो जाएगा वो आपका बाह्य ग्रह हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी एक घूर्ण जो लगभग पूरा करती है, वो कितना टाइम लगाती है एक घूर्ण करने में, वो लगाती है आपका 23 घंटे 56 मिनट के करीब आपका जो समय पूरा लेती है। तो यानी कि 24 घंटे पूरा हो जाएगा, इसमें जो मैक्सिमम पूछा गया है 24 घंटे हो जाएगा। पृथ्वी एक घूर्ण जो 24 घंटे में पूरा करती है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर, कहाँ से, पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। कितना लगाती है, 23 घंटे, अगर एग्जैक्ट टाइम पूछा जाए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर यानी कि जो प्लेन ऑर्बिट में कोण बनाती है वो कितने पे बनाती है, वो 23.5 का कोण बनाती है, ये आपको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने स्थान पर सेलों का विघटन एवं अपघटन की प्रक्रिया, यानी कि कोई सेल चट्टान है, बड़ी चट्टान है, वो किसी कारणवश टूटने लग गई, टूट फूट कर वहीं पे गिरने लग गई, वहीं पे उसका छोटा छोटा टुकड़ा होने लग गया, तो उसको बोला क्या जाता है, विघटन और अपघटन को, तो उसको बोला जाता है अपक्षय बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अपक्षय बोला जाता है। ये इसमें दिया गया है। अपरदन की क्रिया के अंतर्गत जो गतिशील अवकरण होते हैं, यानी कि जो अपरदन होता है उसकी जो मोबाइल एजेंसी होती है, यानी कि जो चलने वाली जो आकृतियाँ होती हैं, जो किसी ने हवा द्वारा, नदी द्वारा, कैसे भी करके वो अपरदन होता है उनका, उनके शिलाखंडों का स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि वो जो मिट्टी है यहाँ की या फिर चट्टानें हैं उनका क्या हो जाता है कि वहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाता है। तो ये 3 प्रकार की क्रियाएं इनमें नियत होती हैं। कौन कौन सी होती है, उसमें परिवहन होता है, उनका अपघर्षण होता है, उनका निक्षेप होता है। यानी कि पहले वो चलती हैं, अपघर्षण होगा, टूट फूट रगड़ खाकर चलेंगी, टूट फूटते हुए चलती जाएंगी, फिर एक जगह पर जाके वो अपना डिपॉजिट जमा कर देंगी या फिर उनका निक्षेपण हो जाएगा। तो 3 तरीके की इसमें क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कणिकामय विघटन एक किसका उदाहरण है। 1 मिनट, शोर बहुत हो रहा है। तो कणिकामय विघटन किसका उदाहरण है, ये आपका है यांत्रिक अपक्षय का। यानी कई चट्टानें जो विभिन्न खनिजों द्वारा निर्मित होती हैं, इसमें क्या खनिज पाए जाते हैं, अतः उनके विभिन्न भागों में ताप ग्रहण करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। यानी कि वो चट्टानें उनमें कितना ताप वो ग्रहण कर सकते हैं या फिर किस ताप पर वो आकर के टूट जाएंगी, अतः उनका फैलाव और संकुचन होता है। यानी कि फैलाव होगा, जैसे कि उनको दिन में ताप मिल गया, रात में वो क्या होकर ठंडी हो गई, रात ठंडी होने लगती है ना, तो उसमें संकुचन होने लग जाता है। तो फैलाव और संकुचन कब तक वो झेल पाती हैं और किस ताप पर आके वो टूट जाएंगी, यानी वहीं पर वो विघटित हो जाएंगी, कण, उनके कण बन जाएंगे छोटे छोटे। तो वो किसके कारण होता है, आपका यांत्रिक अपक्षय के कारण होता है, ये इसमें बोला गया है। तो इसमें कणिकामय विघटन किसके कारण होता है, यांत्रिक या फिर भौतिक अपक्षय के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है। अंतर्जनित बल यानी कि जो पृथ्वी के अंदर से जो बल लग रहा है वो नहीं है। तो तनाव आपका पृथ्वी के अंदर से लगता है, भ्रंशन भी आपका आंतरिक बल के उदाहरण हो जाएगा, संपीड़न भी आंतरिक हो जाएगा, लेकिन जो अपरदन है वो आपका बाह्य रूप में देखने को मिल जाएगा। अपरदन यानी कि किसी एक चीज़ का दूसरी जगह पर जाना, चीज़ यानी कि कोई चट्टान हो गई, रेत हो गई, धूलकण हो गए, इनका किसी के द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह पर चला जाना, ये हो जाता है अपरदन। अपरदन कैसा एक अंतर्जनित बल नहीं है, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं तथा सतह पर असमानताओं को जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्जात बल कहते हैं। जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब दो बल हैं, कोई विपरीत दिशाओं में, ऐसे कोई चट्टान है विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर क्या तनाव पैदा होगा, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे अपनी अपनी तरफ, तो यहाँ पर क्या तनाव पैदा होगा, इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल पर क्या होता है, भ्रंश पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाएंगी, यहाँ पे चटकने आने लग जाती हैं। साथ ही इस बल के द्वारा अवरोधक पर्वत का भी निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाले जो ठोस हो जाने वाला मैग्मा है उसको क्या बोला जाता है। यानी कि कोई संधियां हैं, दरार बनी हुई हैं, उनमें
क्या है, जो मैग्मा होता है, लावा होता है पिघला हुआ, वो उसमें जाकर के जमा हो जाता है, ठोस बन जाता है, इस जगह पे जाकर के वो ठोस बन जाएगा। तो इसको नाम क्या दिया गया है, इसको नाम बोला गया है आपका डाइक बोला गया है। क्या बोला गया है, डाइक। इसमें देख लेते हैं, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है, डाइक कहलाता है। डाइक में मैग्मा का जमाव परतों के कैसा होता है, लंबवत होता है, परतों के साथ चलता जाता है। जब लावा का जमाव चट्टानों के दो परतों के बीच में होता है तो किसका निर्माण होता है, सिल का निर्माण होता है, यानी एक पतला टाइप का बन जाता है, तो वो बनता है आपका सिल। और प्राय चट्टानों के परतों के समानांतर ये होता चला जाता है। कैसा होता है, परतों के समानांतर ये होता चला जाता है। अगर परत बनी हुई है तो इनमें जमा हो जाएगा, इसको बोला जाएगा सिल बोला गया है। ठीक है। पीडमोंट मैदान किसके द्वारा बनते हैं, तो पीडमोंट बनते हैं आपके नदी के द्वारा, ये मैदान बने जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पीडमोंट मैदान बने होते हैं आपके नदी के द्वारा, नदी के निक्षेप द्वारा निर्मित। कैसा होता है, ये निक्षेपण के द्वारा बनते हैं। ठीक है, इनका निर्माण होता है निक्षेप के द्वारा। मैदानों को मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा, कौन सी मृदा है ये, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। कई जलोढ़ पंख मिलकर एक विस्तृत पंख के रूप में हो जाते हैं, तो एक मैदान का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पे एक जलोढ़ नहीं, कई सारे जलोढ़ पंख मिलते हैं तो एक बड़ा सा मैदान बन जाता है, उसको बोल दिया जाता है पीडमोंट मैदान, जिसे गिरपाद जलोढ़ मैदान या फिर पीडमोंट एलुवियल प्लेन भी कहा जाता है। भारत में हिमालय पर्वत की जो निचली तलहटी है, पर्वत के पाद के पास में बड़े बड़े टुकड़े के ढेर से निर्मित इस तरह के मैदान को भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है, जहाँ पर के जो मोटे मोटे टुकड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इस मैदान में जब नदियां हिमालय से उतर कर आती हैं तो उनका जल अदृश्य हो जाता है, यानी कि आप अच्छे से देख पाओगे कि हिमालय के जब तलछटी में आओगे आप, वहाँ पे हिमालय के ही टुकड़े मिलेंगे पत्थरों के, तो वो बड़े बड़े होते हैं। जब नदियाँ आती हैं तो इनमें क्या होता है, जल लेके आती हैं अपने साथ में, तो वो जल क्या है, इनमें रिसने लगता है, इनमें भर जाता है, तो वो जल यहाँ पे अदृश्य हो जाता है। तथा भावर के दक्षिण में तराई मैदान का निर्माण हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, तराई मैदान बन जाता है। भावर जो मैदान वास्तव में एक शुष्क डेल्टा के रूप में है। कैसा है ये, शुष्क डेल्टा के रूप में जाना जाता है भावर मैदान को। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो घास हैं तथा छोटे छोटे वृक्ष उगते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी घास मिल जाएंगी आपको, छोटे छोटे वृक्ष मिल जाएंगे। साथ ही इसमें क्या है, हाथी घास व सवाई घास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, हाथी घास और सवाई घास, ये आपको पूछने को मिल जाएगा, या फिर क्वेश्चन में कभी पूछ भी लिया जाएगा एग्जाम में कि भावर मैदान में या फिर कहाँ पे ये हाथी घास और सवाई घास पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके भावर मैदान में। जो सर्वप्रथम डेविस ने दिया था आपका पेनीप्लेन शब्द का इसको प्रयोग किया था, जिसका नाम दिया था, पीडमोंट मैदान का नाम दिया था पेनीप्लेन। ठीक है। चलिए, जो वायुमंडल से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। मध्य कपासी बादल किसका उदाहरण है, तो मध्य कपासी बादल या फिर इनको ऑल्टोक्यूमुलस क्लाउड भी बोला जाता है, ये आपके मध्य मेघ का उदाहरण है। किसका है, मध्य मेघ का है। इनकी जो ऊंचाई होती है 2500 से 6000 मीटर के बीच में होती है। कितनी होती है, 2500 से 6000 मीटर के बीच में। मध्य कपासी मेघ को उच्च कपासी मेघ भी इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उच्च कपासी मेघ भी इसको बोल दिया जाता है। ये पच्छाद मेघ भी कहा जाता है। पच्छाद मेघ, इनके कई सारे नाम है, याद रखेंगे आप। ये पच्छाद कपासी मेघों के समान ही गोलाकार रूप से पंक्तियों या फिर लहरों में पाए जाते हैं। किसमें, पंक्तियों में या फिर लहरों में पाए जाते हैं। ये केवल ऊंचाई का तथा इनके विस्तृत क्षेत्र का ही है। क्या है, इनमें ऊंचाई ज़्यादा होती है और इनका क्षेत्र विस्तृत होता है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र में ये फैले होते हैं। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था वो किस पर आधारित था, तो ये आपका आधारित था वर्षा और तापमान पर आधारित था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने 1900 में विश्व जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और जो कैंडोल द्वारा कब किया गया था, 1974 में प्रस्तुत किया गया था, विश्व के वनस्पति कटिबंध पर आधारित। किसने दिया था, कैंडोल ने 1974 में, जो कि दिया था विश्व के जो वनस्पति कटिबंध थे उनके आधार पर दिया था। 1918 में कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना में संशोधन किया। संशोधन कब हुआ था इनका, 1918 में हुआ था। औसत वार्षिक तापमान एवं औसत वार्षिक वर्षा तथा उसके ऋत्विक वितरण के आधार पर विश्व की जलवायु का पुनर्निरीक्षित इन्होंने वर्गीकरण किया। कोपेन ने अपने वर्गीकरण को पुनः यानी कि फिर से संशोधन किया 1931 में, 1936 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कोपेन ने अपने सिद्धांत का
वर्गीकरण में जो संशोधन किया था वो कौन कौन सी साल में किया था, तो ये आप याद रखेंगे 1918, 31, 36, ये उनके संशोधन के साल याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब उष्ण एवं हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है, यानी कि जब उष्ण यानी कि जो गर्म और हल्की वायु होती है, ठंडे और अधिक जो गहरी यानी ठंडी जो भारी वायु होती है उसके विरुद्ध चलती है और तथा पूर्ववर्ती दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, यानी कि जो ठंडी वायु होगी वो ऑब्वियसली नीचे आएगी, जो ठंडी चीज़ होती है, गर्म चीज़ होकर क्या होती है, हल्की होती है, तो वो ऊपर जाती है। तो जब वो ऐसे एक दूसरे के विपरीत आती हैं, जो ठंडी वायु गर्म वायु होती है गर्म ठंडी के ऊपर चढ़ती है, तो एक वाताग्र बनता है। उस वाताग्र को बोला क्या जाता है, ये इसमें पूछा गया, तो उस वाताग्र का नाम है आपका उष्ण वाताग्र बनता है। जब इसमें बोला गया जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी की ओर चढ़ जाती है, उसे बोला जाता है उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र का ढाल होता है आपका 1:100 से 1:400 के मध्य अक्षांशों में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, इसका ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत दिया था आपका बी जर्कनिज ने दिया था। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत दिया था आपका पोलर फ्रंट थ्योरी दी थी, बी बर्कनिज एवं जे बर्कनिज, ये दोनों भाई थे, इन्होंने दी थी 1918 में पोलर फ्रंट थ्योरी दी थी। इस सिद्धांत को तरंग सिद्धांत या फिर बर्गेन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम याद रखेंगे इसका, तरंग सिद्धांत या फिर बर्गेन सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संवहनीय वर्षा अधिकांश प्रतिदिन होती है, कितने कहाँ पे होती है ये होती है आपको देखने को मिलेगी ज़्यादातर आपको भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ पे संवहनीय वर्षा आपको पर डे देखने को मिल जाएगी। इस क्षेत्र में क्या अत्यधिक वर्षा होने के कारण उच्च तापमान पाया जाता है। इन प्रदेशों में प्रतिदिन 2 से 4 बजे के बीच में कैसी मूसलाधार वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा कपासी वर्षा मेघ या फिर क्यूमुलस निम्बस क्लाउड कहलाती है। क्या बोला जाता है, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जलमंडल से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लेते हैं। प्रवाल वित्तियाँ किसकी बनी होती हैं, प्रवाल वित्तियाँ बनी होती हैं आपकी कोरल पॉलिप्स की बनी होती हैं प्रवाल वित्तियाँ को देख लेते हैं। प्रवाल कीटों में अस्थि पंजर के समीकरण एवं निर्मित समुद्री स्थलाकृति को प्रवाल वित्ति कहते हैं। क्या जो समुद्र में जो स्थलाकृति बन जाती हैं वो किसके कारण बनती हैं, तो वो बनती हैं आपके कोरल पॉलिप्स के कारण ये इनकी स्थलाकृति बनती हैं। ये काफ़ी सुंदर होती है, मूंगे कलरफुल होते हैं, आप देखेंगे तो इनको। जो चूना पत्थर तथा डोलोमाइट जैसी अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं, किन से निर्मित होती हैं, चूना पत्थर तथा जो डोलोमाइट होती हैं, कैसी चट्टानें, ये अवसादी चट्टानें हैं, इनसे निर्मित होती हैं। कोरल पॉलिप्स स्वयं द्वारा निर्मित एक चूने का खोल में रहते हैं, किसके द्वारा, जो कोरल पॉलिप्स हैं वो खुद के द्वारा बनाए हुए, दूसरों पर निर्भर नहीं है, ये खुद बनाते हैं अपना चूने का खोल, उसमें ये रहते हैं। इन कीटों के शरीर पर असंख्य पादप शैवाल होते हैं जिन्हें हम जुंगसाथलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, जुंगसाथलाई इनको कहते हैं, जो कि शैवाल होते हैं। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई किसके बीच में होती है, प्रकाशीय क्षेत्र यानी कि समुद्र का पूछा गया है इसमें। समुद्र में जो फोटिक जोन होता है वो कितने मीटर तक होता है, वो होता है आपका 200 मीटर तक, यानी कि 200 मीटर तक हम समुद्र में प्रकाश देख सकते हैं, वहाँ तक सूर्य की किरणें 200 मीटर तक पहुँच जाती हैं। तो इसमें बोला गया महासागरों का सर्वाधिक तापक्रम सतह पर ही पाया जाता है। सूर्य की किरणें सागर के अंदर यानी 200 मीटर की गहराई तक है प्रवेश कर सकती हैं, इससे अधिक गहरे भाग में सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। वास्तव में सूर्य की किरणें होती हैं 20 मीटर की गहराई तक सागरी जल को गर्म करने में अधिक प्रभावपूर्ण होती हैं। यानी कि अगर जो पूछा जाए कि सागर की किरणें जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सागर के पानी को कितने मीटर तक गर्म कर सकती हैं, तो वो है आपका 20 मीटर की गहराई तक वो अच्छे से गर्म कर सकती हैं। उसके बाद में जो 200 मीटर के नीचे शायद ही जा पाती है, यानी कि 200 मीटर से नीचे उनका उजाला भी नहीं जा पाता है, 200 मीटर तक वो उनका उजाला पहुंच जाता है, उनकी किरण वहाँ तक ये पहुंच जाती हैं। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर लें। ठीक है, क्यूरोसियो धारा कहाँ पे देखी जाती है, ये देखी जाती है आपके प्रशांत महासागर में, जो कि कैसी जलधारा है आपकी, ये एक गर्म जलधारा है। ये क्यूरोसियो कैसी है, गर्म जलधारा है, जो कि ताइवान से रिक्यू द्वीप तक प्रवाहित होती है। कहाँ से, ताइवान से रिक्यू द्वीप तक
यह धारा अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा धारा के समान रखती है, यानी कि जो अटलांटिक महासागर है उसकी धारा है फ्लोरिडा, उसके समान ही इसको बोला जाता है क्यूरेसियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली जो औसत लवणता होती है वो कितनी है? औसत लवणता आपकी है 35 ppm। जो महासागरों की औसत लवणता मानी गई है वो है आपकी 35 ppm। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सामान्य रूप से जो सागरी जल में भार उसमें घुले हुए पदार्थ के भारत में अनुपात को सागरी लवणता कह लेते हैं। इसको छोड़ो किताबी भाषा को। जो जल होता है उसमें जो नमक की यानी कि नमक की मात्रा कितनी घुली हुई है, उस पानी में कितना नमक है यानी कितना जो ठोस पदार्थ है उसी को बोला जाता है लवणता। तो लवणता जो नॉर्मल रखी गई है, औसत रखी गई है वो है 35 ppm। इसको बोला जाता है, इसको ppm बोला जाता है। ठीक है, इसको जो लवणता को अपन मापते हैं तो लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, इसको ppm बोला जाता है। इसको देख लेते हैं कौन कौन से तत्व हैं जो लवणता है किसके कारण पाई जाती है। तो सोडियम क्लोराइड आपको देखने को मिल जाएगा 27.21 ग्राम जल में 1 किलोग्राम जल में, या फिर 1000 ग्राम जल में, ये बोला गया है। मैग्नीशियम क्लोराइड आपका 0.003 से 80 ग्राम प्रति पाया जाएगा आपका। मैग्नीशियम सल्फेट आपका 1.65, मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट आपका 1.26 पाया जाएगा। पोटेशियम सल्फेट आपका 0.86 ग्राम पाया जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट 0.12 ग्राम पाया जाएगा। मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका 0.076 ग्राम पाया जाएगा। सबसे पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है सोडियम, उसके बाद में आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। ये 2 से 3 आप याद रखेंगे, इन्हीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्थिर तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था इसका। तो स्थिर तरंग सिद्धांत दिया था आपका हैरिस ने दिया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अमेरिकी विद्वान थे ये हैरिस। इन्होंने प्रगामी तरंग सिद्धांत के विरोध में स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया था, या फिर इसको स्थिर तरंग सिद्धांत का भी नाम दिया जाता है। इसके अनुसार पृथ्वी पर ज्वार भाटा की क्रिया दक्षिणी महासागर में उठने वाली प्रगामी तरंगों के कारण नहीं होती, वरन प्रत्येक महासागर में होती है। किसमें ये बोला था इन्होंने? जो अमेरिकी जो प्रगामी तरंग सिद्धांत था उसके विरुद्ध इनका सिद्धांत आया स्थैतिक तरंग सिद्धांत। इसमें इन्होंने बोला था कि जो ज्वार भाटा की क्रिया होती है वो दक्षिणी महासागर में उठने वाली जो प्रगामी तरंग होती हैं, यानी कि जो सिर्फ दक्षिणी महासागर में ही नहीं होता बल्कि ये सभी महासागरों में होता है, इन्होंने ये इसमें बोला था। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित अन्य सिद्धांत हैं, उनको देख लेते हैं। अन्य सिद्धांत आपका है संतुलन सिद्धांत, ये दिया था आपका आइजैक न्यूटन ने दिया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था विलियम बेवेल ने। नया सिद्धांत दिया था एयरी ने, तथा स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया था हैरिस ने। ये आपके ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत हो गए। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किससे संबंधित है, बजाय इसके कि ये सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो आप दोनों ही याद रखेंगे कि ये सिद्धांत किसने दिया था और ये सिद्धांत किससे संबंधित है। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र के किसके पास देखा जाता है? तो ये देखा जाता है आपका गुजरात के तट पे उच्चतम ज्वार आपको देखने को मिल जाएगा। इसको देख लेते हैं। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र जो है गुजरात के तट के पास देखा गया है। गुजरात में उच्चतम ज्वार वहाँ पे पाए जाने वाले संकरे तट के कारण होता है। क्या है, वहाँ पे जो तट है गुजरात का वो काफ़ी संकरा है, इसके कारण वहाँ पे जल्दी ज्वार आते हैं, उच्च ज्वार देखने को मिलते हैं। जब तट के पास में लोग रहते होंगे, अपने यहाँ से तो तट बहुत दूर है, हम यूपी में रहते तो यहाँ पे कोई तट नहीं मिलता हमें, तो इसलिए ज्वार वार नहीं देखने को मिलते। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोसिया में स्थित जो फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ पे आता है? फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच में होती है। कितनी? 15 से 16 मीटर के बीच की होती है। ये सबसे ऊंचा ज्वार आपको देखने को मिल जाएगा फंडी की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, जैव मंडल से संबंधित जो क्वेश्चंस आए थे उनको देख लेते हैं। एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं उनको बोला जाता है, उस क्षेत्र को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इकोटोन या फिर संक्रमिका। इसको आप इकोटोन ही याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर इसमें इस हिंदी नाम दे दिया गया है, लेकिन उसमें कई में इकोटोन ही लिखा आता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो किया था आपका एजी टांसले ने 1935 में इसका प्रयोग किया था, तथा परिभाषित करते हुए कहा था इन्होंने
कि पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विकास एवं संवर्धन के कई अनुक्रम होते हैं। विकास के अनुक्रमों को संक्रमणकालीन अवस्थाओं में से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकास को सेरे कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर विकास होता है तो उसको बोला जाता है सेरे। ऊर्जा का प्रारूप तथा प्रभाव ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियमों पर नियंत्रित होता है। ये ऊर्जा के प्रारूप से संबंधित उन्होंने दिया था। भौतिक एवं जैविक जो प्रक्रम है एक रूपतावाद के नियम का अनुसरण करते हैं। किसका करते हैं? एक रूपतावाद के नियम का अनुसरण करते हैं। कौन करते हैं? भौतिक एवं जैविक जो प्रक्रम है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव हमेशा सीधा देखने को मिलेगा आपका। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा इस तरह से बनता है, इसको सीधा पिरामिड बोला जाता है। जो पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण तत्वों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग की गई नई ऊर्जा के संपूर्ण परिणाम का बोध कराता है, उसे संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। प्राथमिक उत्पादन जो उत्पादक होता है सूर्य की ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि जो सूर्य प्राथमिक उत्पादक वो होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा आती है उसे पहले रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, फिर उसको कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण नहीं है? जैव निम्नीकरण आपका यानी कि जो कैसे भी विघटित ना हो उसको बोला जाता है प्लास्टिक पदार्थ, या फिर जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है, ये हो जाएगा आपका प्लास्टिक पदार्थ। ये बाकी के आपके जीव हो गए, पादप हो गए, ये आपके दोनों जैव निम्नीकरण के ही उदाहरण हैं। आसन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, वो भी आपका हो जाएगा इकोटोन। देखिए इसमें आपका इकोटोन ही लिखा आया है, संक्रमणिका नहीं लिखा आया, तो ये इकोटोन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। आसन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। किसी भी जीव क्षेत्र का अधिवास एकाकी रूप में नहीं होता तथा उनकी सीमाएं अस्पष्ट होती हैं। कैसी होती हैं? अस्पष्ट होती हैं, सीमा नहीं होती है वहाँ पे कोई भी। परिणाम स्वरूप दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण होता है। कैसा? दो जो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनके मध्य में क्या होता है? एक संक्रमण क्षेत्र बन जाता है यहाँ पे। इस प्रकार के संक्रमण क्षेत्र को बोला जाता है इकोटोन। नाम दिया गया क्या? इकोटोन ने इसको नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से जो हानियां घटाकर इंगित की जाती हैं उसको बोला जाता है निबल प्राथमिक उत्पादन, उसको बोला जाता है। इसमें निबल प्राथमिक उत्पादकता जो होती है, निबल उत्पादकता पारिस्थितिक तंत्र की कुल उत्पादकता होती है, यानी कि उसके जो पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ अपना उसका कितना टोटल जो उत्पादकता होती है उसी को निबल प्राथमिक उत्पादकता बोला जाता है। यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो पौधों के अतिरिक्त, यानी कि पौधों से जो कोई उत्पादन नहीं हो रहा है उसके अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह से उत्पादन हो रहा है तो उसको बोला जाएगा क्या? द्वितीयक उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमो सैपियंस से संबंधित है? तो होमो सैपियंस से संबंधित है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी जिसमें कि आपको मानव देखने को मिल जाएगा, सर्वाहारी का ही वो उदाहरण है। सर्वाहारी पोषण स्तर 4 के अंतर्गत आते हैं। कौन से में आते हैं ये? पोषण जो स्तर है उसमें 4 के अंतर्गत सर्वाहारी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि निचले 3 पोषण स्तर का आहार ले सकते हैं। यानी कि निचले आप चाहे वो आप मुर्गी, अंडे, चाहे वो मांस, मछली या फिर घास फूस, सर्वाहारी यानी जो सब्जी होती हैं, वेजिटेबल्स, वो सब खा सकता है। तीनों जो पोषण स्तर है उनका वो सब आहार जो चौथे वाला पोषण स्तर यानी सर्वाहारी है वो सब खा सकता है। ठीक है, अर्धकुंडे यानी पुस्तक जो लिखी गई है अर्धकुंडे, वो किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी रिटर महोदय ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अर्धकुंडे जो पुस्तक है वो कार्ल रिटर द्वारा लिखी गई है। अर्धकुंडे का अर्थ है पृथ्वी का विज्ञान, जिसके कि कितने खंड हैं? 19 खंड हैं। टोटल 19 खंड हैं जो कि मुख्यतः अफ्रीका, एशिया का वर्णन से संबंधित हैं। किसके हैं? अफ्रीका और एशिया का इसमें वर्णन किया गया है। जो रिटर है वो एक ईश्वरवादी, उद्देश्यवादी विचारक थे। कैसे थे? ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। रिटेन को जो रिटर थे वो कहीं घूमने यानी कि एक्सप्लोरेशन नहीं किया था, उन्होंने कहीं पर भी नहीं गए थे। अपनी एक जगह पर रहकर वहीं पे से उन्होंने पुस्तकों को पढ़ा और वहाँ से उन्होंने अपनी खुद की पुस्तक लिखी। इसलिए उनको आर्मचेयर या फिर आराम कुर्सी भूगोलवेत्ता भी इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जाता है कि किस लेखक को या फिर किस भूगोलवेत्ता को
आर्म चेयर कहा जाता है, जोग्राफर कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका कार्ल रिटर को। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। लेवेंसराम की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? लेवेंसराम की संकल्पना आपका रेट जेल के द्वारा दी गई थी। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। फिर से देख लेते हैं, लेवेंसराम की संकल्पना फ्रेडरिक रेट जेल के द्वारा विकसित की गई थी। इसी के आधार पर रहने का स्थान या फिर वास स्थल इसको बोला गया था। शरण स्थल लेवेंसराम की संकल्पना का विकास हुआ। जर्मन के ये थे रेट जेल, कहाँ के थे? जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। सबसे प्रमुख मानव भूगोलवेत्ता थे ये, जो डार्विन के विचारों से प्रभावित थे। किसके विचारों से प्रभावित थे? ये डार्विन के विचारों से। इनकी प्रमुख रचना थी एंथ्रोपोजोग्राफी, जो काफ़ी फेमस हुई थी। इन्हें मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? रेट जेल को इनको बोला जाता है मानव भूगोल का पिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध लिखा था। किसने लिखा था वो निबंध? वो निबंध लिखा था आपका बी ऑप्शन फिर से सही हो जाएगा, माल्थस ने ये निबंध लिखा था जनसंख्या के ऊपर एक। इसमें देख लेते हैं, माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या है ज्यामितीय गति से बढ़ती है। जनसंख्या की वृद्धि होती है वो ज्यामितीय गति से, यानी कि 1 2 4 6, वो 1 2 4 8 16 32 इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन जो भरण पोषण यानी कि जो उनके खाने की जो आवश्यकताएं, जो वस्तुएं हैं, वो आपकी अंकगणितीय रूप से बढ़ती हैं, यानी कि 1 2 3 4 रूप में बढ़ती हैं। सन 1798 में माल्थस ने एक लेख प्रकाशित हुआ जिस पर लेखक का नाम अंकित नहीं था, यानी उसमें एक लेखक का नाम अंकित ही नहीं किया गया था। लेखक का शीर्षक क्या था? जनसंख्या सिद्धांत पर निबंध जैसा कि समाज के भावी सुधार को प्रभावित करता है। इस लेख ने विश्व विचारकों को तहलका मचा दिया, यानी कि इन्होंने ऐसा लेख लिखा कि जो विचारक थे वो उनको सोचने पर इन्होंने मजबूत कर दिया, यानी कि वो काफ़ी मजबूर हो गए कि इन्होंने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। ठीक है, लोगों का ध्यान जनसंख्या वृद्धि की ओर आकर्षित होने लगा, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि सच में हो रही थी उसकी तरफ जो लोगों का ध्यान था वो जाने लगा। सन 1803 में माल्थस के नाम से इसका द्वितीय संस्करण आया, यानी कि पहला जो संस्करण आया था उसमें इनका नाम नहीं आया था। दूसरा जो संस्करण इन्होंने दिया था 1803 में, उसमें इन्होंने अपना नाम प्रकाशन किया। इसका शीर्षक क्या था? जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध। इन्होंने इसमें शीर्षक दिया था जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध, जो कि 1803 में दिया था। इसमें इन्होंने अपना नाम दे दिया। कुछ विद्वान माल्थस के लेखक के द्वितीय प्रकाशन को ही प्रथम रचना मानते हैं, यानी कि जो कुछ विद्वान है जो सेकंड जो इनका एडिशन था, यानी कि सेकंड इन्होंने जो निबंध लिखा था वो इसको पहला ही मानते हैं, क्योंकि जो पहला आया था उसमें उनका कोई नाम नहीं था, इसलिए वो उनका मानते नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मसाई जनजाति आपकी कहाँ पे पाई जाती है? तो मसाई जनजाति आपको देखने को मिलेगी अफ्रीका में। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई पशुचारक कैसी जनजाति है? ये पशुचारक हैं ये। इनके निवास को क्राल कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? जो जहाँ पे ये लोग रहते हैं उसको क्राल कहा जाता है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तर तंजानिया, पूर्वी युगांडा के पठारी देशों में रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के काला आर्य मरुस्थल में बुशमेन जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? बुशमेन पाई जाती है। कौन से मरुस्थल में? ये पाई जाती है आपके कालाहारी मरुस्थल में। डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉयट आपका प्रसिद्ध है स्वचालित वाहनों के लिए। डेट्रॉयट काफ़ी प्रसिद्ध है। ये कहाँ का है? ये यूएसए का है। इरी झील के तट पर ये स्थित है। इरी झील के तट पर और भी कई शहर स्थित हैं, उनको देख लेते हैं। डेट्रॉयट हो जाएगा, क्वीलैंड हो जाएगा, टोलेंटो हो जाएगा एवं बफेलो हो जाएगा। ये आपके अन्य शहर हैं जो कि कहाँ पर स्थित हैं? इरी झील के तट पर ही स्थित हैं। यूएसए में पिट्सबर्ग लो इस्पात उद्योग है। कौन सा है? पिट्सबर्ग है, जो कि महत्वपूर्ण है, जिसे विश्व का इस्पात की राजधानी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विश्व के इस्पात की राजधानी पिट्सबर्ग को बोला जाता है, जो कि स्थित है आपका यूएसए में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो वो है आपकी पनामा नहर। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर पूरब में अटलांटिक महासागर को तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कहाँ पे? पूरब में जोड़ती है आपके अटलांटिक को, पश्चिम में जोड़ती है आपके प्रशांत महासागर को। इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार पनामा नगर तथा कोलोन के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था, जिनके दोनों ही ओर 8 किलोमीटर के क्षेत्र को खरीदकर इसे नहर का मंडल का नाम दिया गया था। यानी कि 8 किलोमीटर का क्षेत्र खरीदा गया था, फिर इसे नहर मंडल का इसे नाम दिया गया। यह नहर लगभग कितनी 32 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग
12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। कितनी? 12 किलोमीटर जो लंबी गहरी काट है, यानी कि गहरी है ये। इस नहर की गहराई है 12 से 16 मीटर की गहराई इस नहर की है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें सही हो जाएगा, ब्राजील आपका विश्व में कॉफी उत्पादन में फर्स्ट पर है अभी भी। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। साओ पोलो ब्राजील में कहवा मंडी क्षेत्र है। साओ पोलो क्या है? कहवा मंडी क्षेत्र हो जाएगा आपका। ब्राजील में कॉफी का सर्वाधिक निर्यात सेंटोस बंदरगाह द्वारा किया जाता है। इसे कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। तो सेंटोस बंदरगाह को क्या बोला जाता है? कॉफी बंदरगाह भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से कॉफी का निर्यात बहुत होता है। मछली पकड़ना किसके अंतर्गत आता है? तो मछली पकड़ना आपका आता है प्राइमरी एक्टिविटी या फिर प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आपका आ जाता है मछली पकड़ना। इसमें और देख लेते हैं प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं। कृषि आ जाता है, बनाएगा, लकड़ी काटना आ जाएगा, खनन आ जाएगा, अखेट आ जाएगा, मत्स्य उत्पादन आ जाएगा, पशुचारण, ये सभी आपके किसके आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अल्फा अल्फा क्या है? ये आपके अल्फा अल्फा ये आपका एक प्रकार की घास है जो कि कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगी। इस महाद्वीप में आपको ये घास आप काफ़ी देखने को मिल जाएगी। अल्फा अल्फा नाम से आप चकित ना हो, क्योंकि इस प्रकार की एक सिटी भी देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है अल्फा सिटी, नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है? तो उत्तम गुणवत्ता का जो कोयला है वो आपका एंथ्रेसाइड है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, एंथ्रेसाइड। लेकिन भारत में जो पाया जाता है, भारत में आपका बिटुमिनस कोयला देखने को मिलता है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, एंथ्रेसाइड उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। विश्व में चीन, भारत, इंडोनेशिया प्रमुख कोयला के उत्पादक देश हैं। भारत में छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, इसमें क्या प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। भारत में जो अधिकांश कोयला है वो गोंडवाना क्रम की शैलों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? गोंडवाना की शैलों में पाया जाता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें वायु प्रदूषण भी तापीय ऊर्जा में प्रभाव डालता है, भूमि प्रदूषण भी इसमें तापीय ऊर्जा से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण भी होगा तापीय ऊर्जा से, और जल प्रदूषण भी होगा। यानी कि चारों ही ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, चारों ही सही हो जाएंगे, यानी कि इसमें उपयुक्त सभी होना चाहिए था, या फिर इसमें कोई एक अलग से देना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन इसमें नहीं माना गया। आंसर इसको सभी जिसने किया था उसका भी राइट है, नहीं किया था उसका भी राइट है। ठीक है, और देख लेते हैं भारत में जो प्रमुख तापीय ऊर्जा परियोजना है वो कहाँ पे है। मुद्रा तापीय परियोजना ये कहाँ पे आपकी? गुजरात में है। तालचेर जो तापीय परियोजना है वो आपकी उड़ीसा में है। एनटीपीसी दादरी ये आपकी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। एनटीपीसी रामगुंडम ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। और कोबरा तापीय परियोजना है आपकी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का राज्य है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है कॉफ़ी का। कॉफ़ी के लिए उच्च तापमान व आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। कैसे चाहिए? हाई टेम्परेचर व आर्द्र उसमें जलवायु चाहिए। कॉफ़ी के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में कॉफ़ी उत्पादन के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? कर्नाटक आपको फर्स्ट पर हो जाएगा, उसके बाद में केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक राज्य में 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन अकेले कर्नाटक में होता है। और विश्व में आपका हो जाएगा ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में वियतनाम, वियतनाम के बाद में कोलंबिया। ठीक है, भारत में जो नगरीय बस्ती के लिए एक निकष है, यानी कि नगरीय बस्ती कब घोषित होगी या उसको नगरीय बस्ती कब माना जाएगा? जब उसमें कितने लोग बसाव होंगे, तो उसमें होंगे 5000 या उससे अधिक जनसंख्या अगर वहाँ पर रह रही है तो उसको बोला जाएगा नगरीय बस्ती, उसको नाम दिया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या कारण है नगरीय बस्ती होने के लिए। भारत में जो दिया गया है, जनगणना आयोग ने दिया है, किस मानक निर्धारित किए हैं नगरीय बस्ती के लिए, उन्हें देख लेते हैं। तो जनसंख्या कम से कम 5000 हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया गया हो, 400 व्यक्ति होना चाहिए। और वहाँ के जो 75% जो कार्यशील पुरुष हैं वो गैर कृषि, किसमें? गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए या फिर लगे होने चाहिए कम से कम। ठीक है, यहाँ पे एक और है, कम से कम आएगा। तो 75% लोग वहाँ के कार्यशील होने चाहिए गैर कृषि क्षेत्रों में, तभी उसको एक नगरीय बस्ती माना जाएगा। नई दिल्ली का सीबीडी है, सीबीडी कौन सा है? वो आपका कैनॉट पैलेस नई दिल्ली का है, उसको
सीबीडी बोला गया है। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र अथवा सीबीडी जो किसी नगर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ पे आपको सभी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, उसको बोला जाता है सीबीडी। तो वो है आपका कैनॉट पैलेस। दिल्ली का चांदनी चौक, कैनॉट पैलेस, करोल बाग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सीबीडी के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। कौन सी नदी है जो कि कश्मीर घाटी से होकर बहती है? तो वो है आपकी झेलम नदी। ये आपको कश्मीर घाटी में देखने को मिल जाएगी, वहीं से होकर ये बहती है। झेलम नदी बृहद हिमालय क्षेत्र में जो वेरीनाग के समीप अवस्थित है। कहाँ पे है ये? वेरीनाग के समीप है ये। शेषनाग झील से निकलने के पश्चात कहाँ से निकलती है ये? शेषनाग झील से निकलती है। अनंतनाग से होते हुए कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर उरी तथा तुलवुल जल पर विद्युत परियोजना बनाई गई है। कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना बनी है झेलम नदी पर? ये बनी है आपकी उरी और तुलवुल परियोजना। किस पर बनी है? झेलम नदी पर बनी है। कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? तो वो है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे सब जहाँ पर पर्यावरणीय उच्चतम मिल जाएगा निम्नीकरण। इसमें देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार जो विस्तार झारखंड में, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यों में है। इस क्षेत्र का उत्तरी क्षेत्र हजारीबाग पठार के तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र राजमहल पहाड़ी के रूप में वर्गीकृत है। यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र है उसको बोला जाता है हजारीबाग पठार तथा पूर्वी क्षेत्र को, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को बोला जाता है राजमहल पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी विस्तार रांची के नाम से जाना जाता है, यानी रांची के पठार के नाम से ये जाना जाता है, जो दामोदर नदी द्वारा हजारीबाग पठार से अलग होता है। यानी कि बीच में कौन सी नदी बहती है? आपकी दामोदर नदी बहती है। ठीक है। कोरोमंडल तट स्थित है कहाँ पे? ये आपका तमिलनाडु में ये तट आपको देखने को मिल जाएगा, कोरोमंडल तट नाम से। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर से दक्षिण उत्कल तट, उत्तरी सरकार व कोरोमंडल तट में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आपको उत्कल तट मिलेगा, फिर आपको उड़ीसा के तट पर आपको मिल जाएगा उत्तरी सरकार तट, उसके बाद में तमिलनाडु पर मिल जाएगा आपको कोरोमंडल तट। इसको विभाजित किया गया है पूर्वी तट को। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट की अपेक्षा कम कटा फटा है ये। इस कारण पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। कैसी प्राकृतिक जो बंदरगाह है वो कम पाए गए हैं, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है एक सार है, न कि कटी फटी है। यहाँ गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में कोलेरू झील है। कौन सी है? कोलेरू झील है। किसके बीच में है? गोदावरी और कृष्णा के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्ष के लिए अधिक उत्तरदायी है? शीत ऋतु किसके लिए जो भारत के पूर्वी तट में आती है वो कब आती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून जब आता है तो वहाँ पे शीत ऋतु आती है। देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए उत्तरी पूर्वी मानसून जो अधिक उत्तरदायी माना जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन या फिर प्रत्यावर्तन या फिर इनको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। यह अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थिर हो जाता है। अक्टूबर में कहाँ हो जाता है? ये बंगाल की खाड़ी में आता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु के तट की ओर ये बढ़ता है। इस प्रकार ये भारत के पूर्वी तट पर वर्षा करता है तथा वहाँ पर शीत ऋतु ये लेकर आता है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। भारत का जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार पूछा गया है आपका, नॉर्थ से साउथ की ओर में, तो ये हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर, तथा पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। इसका आंसर सही हो जाएगा बी। जो भारत का स्थान है 7वां है। किन किन देशों के बाद में है वो देख लेते हैं। पहले पे आपका हो जाएगा रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, उसके बाद में भारत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उस जगह को बोला गया है आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये आपके मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी एक कैसी है? स्थलाकृतिक घाट है। नीलगिरी का जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका दोदा बेट्टा, 2636 किलोमीटर है ये। जो दक्षिण भारत का कैसा है? दूसरा सर्वोच्च शिखर है। पहला जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है उसकी आप हमें हाइट भी बताएं और उसका नाम भी बताएं। ये आपको हमने कल पढ़ाया था, आप कमेंट में लिखें उसको हमें। ये देखिए आपको मैप दिया गया है, मैप में बताया गया आपको ये पश्चिमी घाट हो गया आपका, ये पूर्वी घाट हो गया, यहाँ पे आके ये मिलते हैं, इसको बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ग्रीष्म अयनांत ये कब देखने को मिलता है आपका? तो ग्रीष्म अयनांत आपको देखने को मिलता है 21 जून को। अगर शीत अयनांत पूछा जाए तो ये आपको देखने को मिलता है 22 दिसंबर को। 23 सितंबर या फिर 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, जिसको कि बोला जाता है विषुव या फिर इक्विनॉक्स बोला जाता है। तो ये रात और दिन बराबर कब होते हैं आपके? 23 सितंबर को और 21 मार्च को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अपनाई गई जो मानक मध्याह्न मेरिडियन है वो कौन सी है? तो वो हो गई आपकी 82.5 डिग्री पूरब की हो जाएगी। ये अभी आपको हम मैप में दिखा देंगे। भारत में जो अपनाई गई मानक मध्याह्न रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्व है, जो कि भारत के लगभग मध्य में स्थित वर्तमान प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद नैनी के जिले से होकर गुजरती है। ये साथ ही यह रेखा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से भी निकलती है। यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इनसे होकर के गुजरती है। ये नाम आप याद रखेंगे कहाँ कहाँ से होकर के भारत की जो मध्याह्न रेखा गुजरती है वो गुजरती है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये नाम आप 5 याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये दी गई है आपकी पूरब में दी गई है आपको, देखो भारत का काफ़ी हिस्सा पूरब में ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि यानी कि जब जनसंख्या कम घट रही थी वो कौन सी साल घटी थी? तो वो घटी थी आपकी 1911 से 1921 में नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली थी। देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। भारत में जो जनसंख्या सन 1921 में जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? महान विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है 1921 को। तथा वर्ष 1921 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी यानी कि घटी थी। इस वर्ष के बाद कभी भी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कैसी ऋणात्मक नहीं हुई है। वर्ष 1901 से 1921 तक देश की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई। 1921 से 1951 तक देश की जनसंख्या में लगभग स्थिर से उत्तर बढ़ती हुई यानी कि ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन हाँ बढ़ती रही थी, इतनी भी कम नहीं रही थी। वर्ष 1951 से 81 तक देश की जनसंख्या में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, क्या हुई? अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई। कब हुई थी ये? 1951 से 1981 में। 1981 से वर्ष 2011 तक देश की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई, किंतु वृद्धि दर में गिरावट के रूप में भी देखी जा रही है। यानी कि 1981 में वृद्धि हो रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि 1951 से 1981 के बीच में हुई थी। ठीक है, अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। फ्रांस के ऊपर आल्प्स को रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली जो पवन है वो कहलाती है। वो पवन आपकी फ्रांस में जो बहती है उसको बोला जाता है मिस्ट्रल के नाम से उसको जाना जाता है। फोन एक कैसी है? जोरदार झोंके वाली पवन है, शुष्क एवं गर्म पवन है। कैसी है ये? शुष्क है यानी गर्म पवन है। यह वह दक्षिणी आल्प्स के सहारे ऊपर उठती है तथा एवं वर्षा के पश्चात आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से ये नीचे उतरती है। यह वायु कहाँ पर चलती है? फ्रांस, इटली आदि देशों में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया था? तो ये किया था आपका LD स्टैम्प ने किया था, जो कि ब्रिटेन का किया था। नाम याद रखेंगे। देश कौन सा था? ब्रिटेन था। LD स्टैम्प ने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन की भूमि का इन्होंने मानचित्र प्रस्तावित किया। ब्रिटेन की भूमि, इसका उपयोग, इनका दुरुपयोग, इन्होंने बुक लिखी थी अपनी ब्रिटेन की भूमि, इट्स यूज एंड मिसयूज। ये उनकी बुक थी काफ़ी। ब्रिटिश द्वीप थे इनके भौगोलिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण, जीवन तथा मृत्यु का भूगोल। स्टाम्प ने जो ब्रिटेन की चिकित्सा भूगोल की नींव रखी थी। कहाँ पर रखी थी? ब्रिटेन में चिकित्सा भूगोल की नींव किसने रखी थी? वो भी रखी थी आपकी LD स्टाम्प ने। इनकी बुक भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। आसवान परियोजना एक परियोजना थी, किस पर थी ये? तो ये परियोजना आपकी मिस्र से संबंधित है। आसवान परियोजना मिस्र की एक परियोजना है। आसवान बांध जो नील नदी पर बनाया गया, किस पर बनाया गया है? ये आपका नील नदी पर बनाया गया है। आसवान बांध का जलाशय नासिर झील सूडान एवं मिस्र की सीमा पर अवस्थित मानव निर्मित है। कैसी है ये? मानव निर्मित झील है, जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उसका नाम क्या था? महासागर का इसमें नाम पूछा गया तो महासागर का नाम था आपका पैंथालसा। अगर महाद्वीप का नाम पूछा जाए तो महाद्वीप का नाम हो जाएगा आपका पेंजिया। ठीक है, नेक्स्ट।
भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम जिस पैमाने का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका मर्केली स्केल हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आपका मर्केली स्केल का प्रयोग करते हैं। ये कैसा है जो माप है वो गुणात्मक है, जबकि परिमाणात्मक नहीं है, यानी कि इसका परिमाणात्मक नहीं है। यह मापक इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव, विनाशकारी प्रभाव आदि के आधार पर विकसित किया गया था। शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है धूम कोहरा। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर धुएं से मिश्रित कोहरे को जहरीला कोहरा या फिर धूम कोहरा, नगरी कोहरा भी कहते हैं इसको। जब कोहरे के साथ सल्फर डाइऑक्साइड क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं, ओजोन आदि मिल जाते हैं, तो इसको कोहरा को कैसा हो जाता है, ये जहरीला हो जाता है। जैसे कि आप दिवाली टाइम पे दिल्ली में देख सकोगे, वहाँ पे निकलने का मन ही नहीं करेगा। एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत को निकट स्थित एक स्थान कहलाता है। यानी कि कोई एक नदी है, झील है, झरना है, जलापूर्ति वाला जो स्रोत है उसके निकट कोई स्थान है तो वो कहलाएगा आपका नमबिंदु पॉइंट या फिर बेड पॉइंट कहलाएगा। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था, 2000 का लक्ष्य था आपका कुल प्रजनन दर का 2010 तक 2.1 तक लाना। जो प्रजनन दर थी उसको 2010 तक कितना लाना था, 2.1 तक लेके आना था। नई जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य सन 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना है। कितनी जनसंख्या हमारी स्थिर रहे, कब तक के लिए रखा गया है, 2045 तक रखा गया है। निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं, तो उसको बोला जाता है चरनोजम। चरनोजम मिट्टी को ही आपकी काली मृदा बोला जाता है। यह अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, यानी कि इसमें ह्यूमस काफ़ी पाए जाते हैं, कैल्शियम भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। यह मिट्टी कैसी होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी विश्व के विभिन्न घास के प्रदेश जैसे कि रूस के स्टेपी क्षेत्र हो गया, अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र हो गया, अर्जेंटीना में पंपास हो गया, यहाँ पे आपको चरनोजम मिट्टी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है, तो बड़ी प्लेट कौन सी है, वो आपकी हो जाएगी प्रशांत प्लेट, आपकी बड़ी प्लेट हो जाएगी। बाकी की आपकी कोकोस प्लेट हो गई, फिलीपींस प्लेट हो गई, नजका प्लेट हो गई, आपकी छोटी प्लेट का उदाहरण है। ठीक है, बड़ी प्लेट कौन कौन सी है, साथ उनको देख लेते हैं। यूरेशियन प्लेट हो जाएगी आपकी, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट हो जाएगी, अफ्रीकन प्लेट हो जाएगी, दक्षिणी अमेरिका प्लेट हो जाएगी, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट तथा अंटार्कटिक प्लेट। ये 7 प्लेट आपकी कैसी हैं, बड़ी प्लेट है, जबकि अन्य छोटी प्लेट हैं। प्लेट्स जो शब्द का नाम दिया था वो आपका दिया था टूजो विल्सन ने, प्लेट शब्द का नाम दिया था। ठीक है, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं, उसको बोला जाता है आपका भूजात। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कृषि भूमि प्रयोग, एक मिनट। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है। यह किसके द्वारा बताया गया था, तो ये बताया गया आपका बॉन-थ्यूनियन के अनुसार। बॉन-थ्यूनियन ने 6 मेखलाएं बताई थी कृषि से संबंधित, उनको भी देख लेते हैं। 1826 में इन्होंने अपना मॉडल दिया था जिसमें कि उन्होंने 6 मेखला बताई थी। 6 मेखलाएं कौन कौन सी थी, प्रथम मेखला में आपकी बागवानी हुआ था, दुग्ध उत्पादन होगा। दूसरी मेखला उन्होंने बताई थी ईंधन एवं लकड़ी के लिए। जो तीसरी मेखला बताई थी वो आपकी परती रहित गहन खेती हो जाएगी वहाँ पे। चौथी मेखला में फसल, परती भूमि एवं चारागाह हो जाएगा। 5वीं मेखला में आपका 3 खेत प्रणाली हो जाएगी, क्षेत्र पद्धति बोला था इसको। 6वीं मेखला में आपका हो जाएगा पशुचारण। ये 6 मेखलाएं उन्होंने बताई थी, बॉन-थ्यूनियन ने अपने मॉडल में दी थी, जो कि दिया था 1826 में। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें इसको। ठीक है, अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।